हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना टॉपिक अगला। चलिए जी, तो आज के टॉपिक का नाम है विभिन्न प्रकार के सेलों का समांतर क्रम संयोजन। विभिन्न प्रकार के सेलों का मतलब अलग अलग सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है भाई, अलग अलग प्रकार के सेलों का समांतर क्रम संयोजन। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने आपको बताया था कि समान सेलों का, एक ही प्रकार के सेलों का समांतर क्रम संयोजन, सबका वोल्टेज सेम था, सबका ईएमएफ सेम था, विद्युत वाहक बल सबका सेम था और सबका आंतरिक प्रतिरोध सेम था। बोलो हाँ या ना। तब आप लोगों ने बात उठाई, प्रश्न उठाया कि सर अभी तो आपने वोल्टेज सेम ले लिया है, मगर क्या होगा सर जब वोल्टेज अलग अलग होगा? ऊपर लगा होगा 4 वोल्ट का, नीचे लगा होगा 10 वोल्ट का, क्योंकि 4 और 4 में तो दोनों के एक्रॉस में, दोनों के ओर कितना आएगा? 4 ही आएगा। मगर ये 4 लगा है और ये 10 लगा है, हाँ या ना। मैंने बैल वाला एग्जाम्पल दिया था कि एक बैल ज़्यादा पावर लगा रहा है, एक बैल कम पावर लगा रहा है, समझ गए ना। तो दोनों की पावर आपस में बटेगी और एक नई पावर निकल करके आएगी जिससे बैलगाड़ी खींचेगी, हाँ या ना बेटा। यस, तो आज वही चर्चा है कि कितना होगा तुल्य विद्युत वाहक बल और कितना होगा तुल्य प्रतिरोध है। तो तुल्य प्रतिरोध में तो आप लोग को कोई बताने की बात ही नहीं है। समानांतर में तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है भाई, सब थोड़ा दिख नहीं रहा है यहाँ से। हाँ भाई साहब, इसको मैं दोबारा लिख दूंगा, लाइट थोड़ी सी पड़ रही है यहाँ पे। ये लिखा हुआ है नीचे तुल्य प्रतिरोध R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक ना, इसको सही में फिर एक बार फिर से लिख दूंगा। R इक्विवेलेंट यही दिख रही रहा ना, हाँ यही नहीं। चलिए, R तुल्य बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, आई होप अब दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये भाई साहब आपका तुल्य प्रतिरोध निकल करके आ रहा है। और अब हमें जो है तुल्य प्रतिरोध के साथ साथ पढ़ना है कि तुल्य विभव नहीं बोलेंगे उसको, तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो हमें तुल्य विद्युत वाहक बल निकालना है। आइए समानांतर में लेते हैं, ये पहला सेल और ये दूसरा सेल। बोलो हाँ या ना। ये पहला सेल है और ये दूसरा सेल है। पहला सेल धारा इस तरफ फेंकेगा, धारा क्या होगी? I1। दूसरे सेल की धारा इस तरफ होगी, बोलो हाँ I2। दोनों धारा मिलकर के क्या बनाएंगे? करंट I। और ये धारा बाहरी परिपथ में फिर जाएगी। खैर बाहरी परिपथ से हमें कोई मतलब नहीं है, समझ में आया? चलिए आइए देखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे I बराबर I1 प्लस I2, किरचॉफ का नियम। कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2। अब बच्चों सुनना बड़े मज़े से भाई, फाइनली जब विभव का सेटलमेंट हो गया, विद्युत वाहक बल का सेटलमेंट हो गया, तो आपको सबको पता है कि इस सिरे पर और इस सिरे पर एक ही विभवांतर आएगा। उस विभवांतर को हम क्या बोलेंगे? V। अंत में एक ही ताकत काम करेगी, एक ही विभवांतर काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि ये पैरेलल में है। क्या है? और पैरेलल में प्रत्येक टर्मिनल के मध्य का विभव समान होता है। पैरेलल में जो टर्मिनल फाइनल होते हैं उनके मध्य का जो विभवांतर होता है वो समान होता है। याद आया? हाँ, वो विभवांतर V है। वो विभवांतर क्या है? V है। आइए देखते हैं। मतलब अब समझना भाई साहब, इस वाले पॉइंट का नाम A है और इस वाले पॉइंट का नाम क्या है? B है, C है, सॉरी। ये वाला पॉइंट जो है A है और ये वाला पॉइंट क्या है? C है। ठीक है ना। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट C है। और हमने एक पॉइंट B मान लिया, B1 मान लिया, एक पॉइंट B2 मान लिया, अपने सहूलियत के लिए माना है। एक पॉइंट B1 और एक पॉइंट B2। मान लो B1, हालांकि अगर मैं इसको ना भी लूँ बेटा तो इसकी पूरे व्यंजक में कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं V1 V2 ना भी लूँ तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जानबूझ करके ये 2 पॉइंट माने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विभव अलग होगा और यहाँ पर विभव अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर विभव अलग होगा और यहाँ पर विभव अलग होगा। और दोनों के बीच का विभवांतर V1 माइनस V2 का के इक्वल होगा? V के इक्वल। मतलब V बराबर V1 माइनस V2, हाँ या ना। V बराबर V1 माइनस V2। चलो छोड़ो, अब इसके आगे आ जाओ। अब बेटा इस हाँ V2 अगर यदि कहा जाए तो धारा की दिशा में V2 माइनस V1, बिल्कुल सही कह रहे हो, मगर माइनस साइन का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखा जाए तो V2 माइनस V1 ही होगा, सही बताया जाए तो।
चलो, है ना, V2 माइनस V1, इसको लिखना चाहो तो आप V2 माइनस V1 भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, मगर इसका कोई यूज़ नहीं है, इस चीज़ का कोई यूज़ नहीं है। मैंने यहाँ पे ले तो लिया, बाद में मेरे को पता चला कि इसका कोई यूज़ है ही नहीं है। इसको लेने से न लेने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आइए काम की बात करते हैं, इस लाइन को इग्नोर मारो, सीधे आ जाओ पहले पे। देख बेटा, पहले सेल पे इस सिरों के मध्य गिरने वाला विभवांतर कितना है? V है कि नहीं है? पहले सेल के अक्रॉस जो विभवांतर गिरेगा वो भी V है, और दूसरे सेल के अक्रॉस गिरेगा वो भी कितना है? V। हाँ या ना? हाँ, तो V, कल मैंने क्या पढ़ा है सेल समीकरण, V बराबर E माइनस आई आर होता है बेटा। V बराबर, तो पहले सेल के लिए V बराबर, बोलो, विद्युत वाहक बल कितना? माइनस I1 R1। हाँ या ना? तो I1 R1 को यहाँ ले आओ, E1 माइनस V बन गया। I1 बराबर E1 माइनस V अपॉन R1। हाँ या ना? R1 है बेटा, वो क्या है ये, समझ में आया? अब दूसरे सेल की बात करो, दूसरे सेल में इसको भी लाइन को इग्नोर मारो, कोई काम की नहीं है। दूसरे सेल में फिर से बोलो विभव कितना गिरेगा? V। दूसरे सेल के अक्रॉस, इस पूरे के अक्रॉस विभव कितना गिरेगा? V। तो V बराबर, अब दूसरे सेल का समीकरण E2 माइनस I2 R2, तो I2 R2 बराबर E2 माइनस V। हाँ या ना? I2 R2 बराबर E2 माइनस V, तो I2 बराबर E2 माइनस V अपॉन R2। समझ में आया? आ गया? दोनों धाराएं हो गई। अब भैया समीकरण एक क्या कह रहा है? समीकरण एक कह रहा है I बराबर I1 प्लस I2, रख दो यहाँ पे। I बराबर I1 की जगह ये है, I2 की जगह ये है। मिश्रा जी आ रहा समझ में? भैया देखो, E1 सॉल्व कर दो, ये यहाँ जाएगा, तो देखो क्या आएगा बेटा, E1 का किससे मल्टीप्लाई? R2 से, और E2 का किससे? R1 से। मैंने एक स्टेप सॉल्व करके लिखा है ना? तो मैंने क्या करा, पहले मैंने E1 अपॉन R1 अलग कर लिया, और मैंने E2 अपॉन R2 अलग कर लिया, और माइनस V अपॉन R1 माइनस V अपॉन R2, तो मैंने यहाँ पे माइनस V कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, और E1 R1 की जोड़ी मैंने यहाँ बना दी, तो E1 के साथ R2 आएगा, E2 के साथ R1 आएगा, अपॉन में क्या R1 प्लस R2। सही है? चलो, अब बेटा एक काम करो, इस V को यहाँ ले जाओ और I को वहाँ ले जाओ, तो V इधर आ गया अपने जोड़े के साथ में। हाँ या ना? ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। हाँ या ना? और ये हो गया अपने पास E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 R2, और माइनस अकेला I खाली है। बोलो हाँ। अब बेटा ये चीज़ जाएगी डिवाइड में हट के, अगर V अकेले होगा तो ये जो ब्रैकेट के अंदर, ये कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा। बोलो, अब जैसे ही डिवाइड में गया, पहले वाले की इसके डिवाइड में गया, R1 R2 से R1 R2 क्या हो गया? केवल नीचे क्या बच गया? R1 प्लस R2। हाँ या ना? और फिर ये इसके डिवाइड में जाएगा, नीचे जाएगा इसके, तो पलट के ऊपर आ जाएगा, नहीं आएगा? तो पलट करके कितना आ गया? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। हाँ या ना? कहो सही है? अब आप ये समझो कि अगर मैं इस पूरे सिस्टम को एक बैटरी बनाऊं, एक सेल बनाऊं, तो इस पूरे जहाँ पे पूरा विद्युत वाहक बल लगा है, उसकी जगह एक विद्युत वाहक बल मैं लूँगा नहीं लूँगा? बताओ। अब पूरे प्रतिरोधों की जगह एक प्रतिरोध काम करेगा? मतलब सभी विद्युत वाहक बलों की तुल्यता का एक विद्युत वाहक बल E तुल्य, और सभी प्रतिरोधों के बजाय एक R तुल्य, है ना बेटा? नहीं आया समझ में? पूरी बैटरी को अगर मैं इक्विवेलेंट रूप से बदलूं, तो पूरी बैटरी की जगह अगर मैं एक सेल लगाऊं, तो एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या होना चाहिए? E तुल्य। अब पूरी बैटरी की जगह R प्रतिरोध की जगह अगर मैं एक R कंसीडर करूं, मान के चलूं, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए? R तुल्य। E तुल्य R तुल्य। समझ में आ रहा है ना? देखो अब ध्यान से यही, अब देखो इस समीकरण को देखो, हमारा जो यदि ऐसा सिस्टम बना, तो इसके क्रॉस V मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया है? V बराबर E माइनस आई इंटू R। हाँ या ना? अब ये समीकरण हमारा दोनों इसी सेल के लिए आया है ना? अब तुलना करो, E की जगह कौन बैठा है? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। हाँ या ना? माइनस की जगह माइनस है, I की जगह क्या है, और R की जगह R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दिख गया? तो तुल्य EMF कितना आया? तुल्य EMF ये आएगा अतः। हाँ बेटा, कहाँ कटेगा? कहाँ कटेगा? हाँ, किससे कटेगा? करके देख लो, करके दे भाई, प्लस में है ना? हाँ समझ में आया बेटा? तो बेटा E इतना आ गया, आ गया, और R कितना आ गया? इतना आ गया। समझ में आया?
तो ये है तुल्य विद्युत वाहक बल और ये है तुल्य प्रतिरोध। तो अब आपको दो बैटरी दे दें, एक 2 वोल्ट की एक 4 वोल्ट की, रेजिस्टेंस दे दे, आपको बोलेगा बताओ तुल्य विद्युत वाहक बल कितना, हल कर लोगे? पक्का? चलो छाप लो अच्छे से, अच्छे से छापो इसको, कोई दिक्कत है तो बताओ। देखिए यहाँ पर जो मैंने V1 V2 मांगना है ना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही, इसलिए ये पॉइंट गायब ही कर दो। लो गायब कर दो, बिल्कुल गायब कर दो, कुछ ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ से हट गया। सीधे पहले सेल के लिए ये समीकरण बनाओ, पहले सेल के लिए। और यहाँ माना कि बिंदु B1 पर विभव V1 तथा B2 पर V2 है, तो VAB बराबर V1 माइनस V2 नहीं है तुम्हारी ज़रूरत हमें, बिल्कुल जाओ यहाँ से, हटा दो, ये भी इसको हटा दो। भाई अपन के पास सेल समीकरण है, अपन को सेल समीकरण लगाना है, आता है, और अपन ने दोनों सिरों के बीच में विभवांतर भी मान लिया, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस लाइन की, है? अब बोलो, अब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है ना। तो दोनों का विभवांतर एक बार E1 के पदों में एक बार E2 के पदों में, दोनों ले लिए, कॉमन विभव भी निकाल लो, आई निकाल लो, धारा, दोनों को जोड़ दो। चलिए, तो सेल समीकरण से तुलना करने के बाद फाइनली ये रिलेशन आपके पास ये आ गया। अब कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तुल्य E बटे R निकालो। क्या निकालो? E बटे R, मतलब तुल्य विद्युत वाहक बल बटे R। देख बेटा E क्या निकला है, देखो ध्यान से, E1 R2 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस R2, और R कितना निकला है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? से ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया बेटा अपने पास, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन कितना आएगा, R1 R2, हाँ या ना? अब एक काम करो, इसको बांटते जाओ अलग अलग। तो पहला E1 R2 में R1 R2 बटेगा, तो R2 से R2 क्या बचेगा, E1 अपॉन R1। ओ पावर गॉन। तो भैया दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो भाई देखिए R1 R2 का डिवाइड करोगे, है ना, हाँ थोड़ा तो दिख रहा होगा, R1 R2 का डिवाइड करोगे तो E2 R2 में R2 से R2 गया, बोलो क्या बचा, E1 अपॉन R1 प्लस इसमें E2 R1 में डिवाइड करोगे, क्या बचेगा बोलो, E2 अपॉन R2। समझ में आया? तो मजे की बात क्या है, अगर n सेल हों, बहुत सारे सेल हों जिनके विद्युत वाहक बल E1 E2 E3 हों अलग 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 अलग, और रेजिस्टेंस उनके प्रतिरोध क्या हों R1 R2 R3 अलग 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 अलग, हाँ या ना? तो उनका जो तुल्य E बटे R आएगा वो क्या आएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस E4 अपॉन R4। समझ में आ गया? चलो छाप लो इसको, ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। नकुल तुमने जो बात पूछी है बेटा, कभी भी धारा जाती है बेटा, तो धारा जाते समय यहाँ पर विभव क्या रहता है, और जहाँ धारा निकलती है तो विभव कितना होगा, समझ आया ना? तो इसके अक्रॉस में जो विभव गिरता है उसको बोलते हैं पतित विभव V, और V बराबर कितना, V1 माइनस V2। समझ गए ना? धारा एक बहाव है, और बहाव अपने साथ ऊर्जा लेके आता है, समझ गए ना? तो यहाँ की ऊर्जा, बहाव टकराने के पहले, पत्थर से टकराने के पहले विभव क्या ज़्यादा ऊर्जा रही होगी, टकराने के बाद ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई होगी। मतलब कुछ ऊर्जा किसको मिली, इस रुकावट को, अब रुकावट को मिली ही ऊर्जा कितनी है, विभवांतर V1 माइनस V2। आई बात समझ में? हाँ, अगर ऊर्जा का अंतर नहीं रहेगा तो कभी धारा नहीं बहेगी, हाँ या ना? इस पर तो हम बहुत बात कर चुके ना। हाँ चलिए, ये एक्स्ट्रा पार्ट था थोड़ा सा, जो आपके मन में डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है भाई साहब? चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखें, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए।
लिखिए व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। अब बच्चों ये पहली डिवाइस आ रही है, पहली एक मशीन टाइप की डिवाइस कह लो, जो आपके चैप्टर में पढ़ने के बाद अब जितना चैप्टर आपने पढ़ा उसका यूज़ है, उसका अनुप्रयोग है, और उसके अनुप्रयोग के आधार पे आप कुछ कुछ चीज़ें ज्ञात करने जा रहे हैं। तो पहला जो उपकरण हमारे सामने, पहली जो युक्ति आ रही है, पहली जुगाड़ आ रही है, उस जुगाड़ को बोलते हैं व्हीट स्टोन सेतु। तो लिखो व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, लिखो यदि 4 प्रतिरोध PQRS, यदि, हाँ व्हीट स्टोन का सिद्धांत है, नियम है, हाँ यदि 4 प्रतिरोध PQRS, S इसमें कैसा रहेगा, परिवर्ती प्रतिरोध, कैसा रहेगा, परिवर्ती मतलब बदलने वाला, नहीं डेल्टा नहीं लिखो, S का ब्रैकेट में लिख लो, परिवर्ती प्रतिरोध मतलब बदल सकने वाला प्रतिरोध है। यदि 4 प्रतिरोध PQR एवं S के ब्रैकेट में परिवर्ती प्रतिरोध को चित्रानुसार व्यवस्थित किया जाए, चित्रानुसार व्यवस्थित किया जाए, नहीं चित्रानुसार समांतर चतुर्भुज ABCD में, समांतर चतुर्भुज ABCD में व्यवस्थित किया जाए। देखो बच्चों ये समांतर चतुर्भुज है। अब चित्र के अनुसार यहां पर प्रतिरोध क्या लगाओ, P, क्या लगाओ P। यहां BC भुजा में क्या लगाओगे बेटा, Q, समझ गए ना, P लग गया, Q लग गया। यहां पर क्या लगाओ बेटा, R, और यहां पर क्या लगा दो, S। अब ऐसा जरूरी नहीं कि यही लगाओ, आप PQ यहां ले सकते हो, RS यहां ले सकते हो, जैसा जो चाहो ले लो। हम मगर मेरी व्यवस्था में मैंने PQ लिया, ये R लिया, और ये क्या ले लिया, S ले लिया, मेरी व्यवस्था ये है। तो यदि 4 प्रतिरोध PQRS, S जनरली परिवर्ती प्रतिरोध होता है, समझ गए ना, परिवर्ती मतलब बदल सकने वाला, बट आपको बदल सकने वाला नहीं लेना है, आपको फिक्स प्रतिरोध लेना है, फिक्स प्रतिरोध ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए ना। पंखा 5 नंबर पे सेट कर दोगे तो 5 पे चलेगा, और बदलोगे तो बदलेगा, और अगर प्रतिरोध 5 पे सेट कर दिया तो पंखे की स्पीड बदलेगी नहीं, फिर वो 5 पे चलेगा। मतलब अगर एक प्रणाली का अध्ययन करना हो तो S को फिक्स कर दो, और अनेक प्रणाली का अध्ययन करना हो तो S को परिवर्ती कर दो। परिवर्ती प्रतिरोध का सिंबल बस ये होता है, ये लगा दो, तो अपन को बदलना नहीं है। चलो अभी आएगा बेटा जब परिवर्ती प्रतिरोध तो मैं बताऊंगा जहाँ बदलना होगा, डोंट वरी। ये हो गया, तो ये हो गया भैया 4 प्रतिरोध हो गए। अब लिखेंगे यदि बिंदु A व C के मध्य में, यदि बिंदु A व C के मध्य में कोई सेल E जोड़ें, अब आंतरिक प्रतिरोध की कोई बात नहीं करेगा, खेल खत्म आंतरिक प्रतिरोध का। यदि बिंदु A व C के मध्य में एक सेल E जोड़ें एक सेल E जोड़ें, और B और D, B और D, देखो भैया B पर विभव कुछ ना कुछ तो होगा, क्या मान लो VB, और D पर विभव कुछ ना कुछ तो होगा, क्या मान लो VD। तो B और D के मध्य में आप क्या जोड़ोगे, एक धारा मापी, क्या जोड़ोगे, सॉरी धारा मापी नहीं, विक्षेप मापी, क्या बोलते हैं, विक्षेप मापी, इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। तो आपने इसके मध्य में एक विक्षेप मापी जोड़ दिया। विक्षेप मापी का प्रतिरोध होता है G, एक गोल गोल कांटा हुआ करता है, वो हिलता रहता है, तो विक्षेप मापी का प्रतिरोध कितना मान लो, G, ठीक है। तो संतुलन की अवस्था में, तो संतुलन की अवस्था में, तो संतुलन की अवस्था में बेटा, आप संतुलन की अवस्था क्या है सुन लो। संतुलन की अवस्था वो अवस्था है
जब यहाँ का विभव यहाँ के विभव के क्या हो गया, बराबर। सुन रहे हो? जब यहाँ का विभव और यहाँ के विभव के क्या हो गया, बराबर। जब इस बिंदु का विभव इस बिंदु के बराबर हो जाएगा तो क्या विक्षेप मापी से कोई धारा जाएगी? नहीं जाएगी। समान विभव में कोई धारा नहीं प्रवाहित होती, क्योंकि विभवांतर जीरो है, लालच जीरो है, तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। मतलब विक्षेप मापी का विक्षेप कितना होगा, जीरो। तो क्या मैंने लिखाया, तो संतुलन की स्थिति में विक्षेप मापी का विक्षेप जीरो होगा एवं आसन्न भुजाओं के प्रतिरोध समानुपाती होंगे। एवं आसन्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, ऐसा लिखो, एवं आसन्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होगा, अर्थात हाँ भैया, आसन्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात। आसन्न भुजाएं मतलब जो चिपकी हुई होती हैं, कौन कौन है, पी और आर और तो क्या बनेगा, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। नोट कर लो, है ना। अब नकुल बोलेगा सर पी और आर भी तो सेम अनुपात में आसन्न में है, तो ले आ भैया नीचे, तो पी अपॉन आर बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन, क्योंकि आर नीचे आएगा तो क्यू ऊपर ही तो जाएगा। तो चाहे ऐसे देख लो और चाहे ऐसे देख लो, आंसर वही है। समझ में आया? तो ये है व्हीटस्टोन सिद्धांत। अभी तो उसको ऐसे कैसे रट लिया कि हाँ सर समझ में आ गया, मगर अब सवाल उठता सर ये आया क्यों, ये आया कैसे? तो ये तो व्हीटस्टोन का सिद्धांत था। अगर 2 नंबर का केवल सिद्धांत लिखने को आता है तो आप ये सिद्धांत लिख करके आ जाइए, मगर सिद्धांत के साथ साथ यदि इसकी व्युत्पत्ति आती है कि इसको व्युत्पन्न करो, तो आइए इसको व्युत्पन्न भी कर देते हैं, है ना। लिखिए, इसका शर्त क्या है, इसका क्वेश्चन बनता है व्हीटस्टोन के लिए संतुलन की शर्त की व्युत्पत्ति कीजिए, व्युत्पन्न कीजिए। तो मैं सीधे लिखता हूं व्युत्पत्ति, लियो भैया, मतलब डेरिवेशन। इसको अपन अब डिराइव करेंगे, हैं। सिद्धांत लिख लो, फिर मैं रफ कर दूं, फिर अपन इसका डेरिवेशन करें। क्या, कुंजी के स्विच, चटकनी, चटपिट। अभी ये क्लोज है, ऐसी बना लो, लो अभी ये बंद है कुंजी, है ऐसी बना लो। की है ये प्लग की, स्विच। बन गया। हाँ, वो आपने हम लोगों को केवल उसके लिए बताया कि बोलता है, बस खत्म। जब बोलेगा तब करोगे, हम नहीं बोलेगा तो नहीं करोगे। समझ गए? हाँ ठीक है भाई साहब, हो गया। चलो देखो, अब इसकी अपन व्युत्पत्ति कर रहे हैं, ये मिटा रहा हूँ मैं, लिख लिया। पर होगा जी, ये नोट कर लो भाई साहब, ये वाला P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, जल्दी नोट करो। देखिए भाई साहब, अब इसको अपन डिराइव कर रहे हैं, इसकी व्युत्पत्ति कर रहे हैं। तो इसकी व्युत्पत्ति के लिए वही कल वाला किरचॉफ का नियम लगाना पड़ेगा। आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ से बेटा धारा आई जाएगी, बोलो हाँ। आई धारा यहाँ से आई गई, यहाँ कितनी कट गई, I1, तो यहाँ कितनी बचेगी, I1 चलेगी। चलो 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 चलो, यहाँ पे I1 में से गैल्वेनोमीटर की धारा IG, विक्षेप मापी धारा, विक्षेप मापी की धारा कितनी जाएगी, IG, हाँ या ना भाई, इधर में से कुछ धारा जाएगी ना, IG। हाँ भाई, I1 में से IG निकल गई, तो बोलो यहाँ कितनी आई, I1 माइनस IG। अब यहाँ I माइनस I1 आई और यहाँ से IG आई, दोनों भिड़ पड़े, तो दोनों भिड़ पड़े तो दोनों का योग कर दो। बोलो इसमें कितनी धारा जाएगी, I माइनस I1 प्लस
आई जी, हाँ या ना, क्या हुआ? अरे यहाँ से आई माइनस आई वन आई, यहाँ से आई जी आई, दोनों जोड़ के यहाँ तो निकलेंगी, बोलो हाँ या ना? हाँ, अब यहाँ से क्या आ रही है? आई वन माइनस आई जी, तो यहाँ से ये वाली और यहाँ से ये वाली जरा जोड़ते हैं, देखो आई वन माइनस आई जी और नीचे वाली क्या है? आई माइनस आई वन प्लस आई जी, ये कट गए, ये कट गए, बोलो टोटल कितनी निकली? आई, मतलब आई आई और आई निकल गई, हाँ या ना? हिसाब बराबर है। चलो नाम दे दो भैया, नाम तो दिया हुआ है, हाँ क्या लगाओ? पोलैरिटी, क्या लगाओ? ध्रुवणता, बोलो ये सिरा, ये अब आप कहोगे सर ये क्या है? बेटा इसके अंदर छोटा सा रेजिस्टेंस होता है, गैल्वेनोमीटर का कांटा जो होता है छोटा सा रेजिस्टेंस होता है, खुद में एक रेजिस्टेंस होता है, समझ गए? चलो अगला, हाँ ये आ गया, चलो इधर आ गया, धारा आ गई, ये प्लस ये माइनस, बोलो ये क्या? ये क्या? अच्छा ध्यान से देखना, ये क्या? ये क्या? इधर ये क्या? ये क्या? दे दी पोलैरिटी। चलो अब लेते हैं पहला लूप, इन लूप क्या नाम बोलो? बोलो ए बी डी ए बी डी ए, है ना? बाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ के वोल्टेज के नियम से लूप ए बी डी ए में चलना शुरू करें। चलो चलते हैं, चलो 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 चलो, अब बोलो वोल्टेज पहला आई वन गुणे पी, हाँ या ना? आई वन गुणे कितना? पी, चलो 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 आगे आ जाओ, प्लस आई जी धारा और प्रतिरोध कितना? जी, उसका प्रतिरोध जी मान लो, कैपिटल जी मान लो, चलो कैपिटल जी, चलो 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 बोलो कितना? माइनस आई माइनस आई वन इंटू कितना? आर बराबर कितना? जीरो। भाई साहब आ रहा समझ में? उड़ रहा? ये पढ़ना जरूरी था इसीलिए कल, है ना? आई माइनस आई वन इंटू आर, क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ चलिए, आई माइनस आई वन इंटू आर ये हो गया, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। चलो अब दूसरे लूप में आ जाओ। अभी अपन कैसे चले? क्लॉकवाइज, ऐसा इसमें भी चलेंगे क्लॉकवाइज। पकड़ो पॉइंट यहाँ से, क्या लिखेंगे? इन लूप, क्या नाम है बेटा लूप का? बी सी डी बी, हो गया। चलो बोलो क्या है? आई वन माइनस आई जी इंटू कितना? क्यू, और फिर बोलो क्या आएगा? माइनस आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू कितना? एस, है ना? फिर भैया क्या होगा? माइनस आई जी इंटू कितना? बराबर क्या? जीरो। समीकरण नंबर 2, हाँ या ना? समीकरण नंबर 2। चलो संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति जब होती है उस समय यहाँ का विभव और यहाँ का विभव क्या हो जाता है? समान हो जाता है। ये संतुलन की स्थिति, इसको याद रखिए। जब ये दोनों समान हो जाएंगे, समान विभव में कोई धारा जाती है क्या? नहीं जाती, तो ये धारा कितनी हो जाएगी? जीरो। मतलब संतुलन की स्थिति में आई जी विक्षेप मापी की धारा बराबर कितना? जीरो। चलो देखो तो समीकरण 1 क्या बोलेगा? समीकरण 1 से क्या हाल हो जाएंगे? देखो बोलो आई वन पी आई जी इंटू जी, जीरो हो गया, खेल खत्म, हटा दें उसको, गायब कर दें। माइनस आई वन इंटू कितना? इक्वल टू कितना? जीरो। आई वन पी बराबर, इसको वहाँ जान दे बच्चे, क्या आया बोलो? आई माइनस आई वन इंटू समीकरण नंबर ए, क्या दे दो? ए। चलो ये समीकरण 1 से निकाल लिया, अब समीकरण 2 में निकालो। समीकरण 2 में 2 से पुट कर दो भैया, इसमें क्या पुट करोगे? आई जी बराबर जीरो, बोलो क्या बचा? आई वन क्यू, इधर पे क्या आएगा? ये माइनस आई वन, ये तो जीरो हो गया, तो माइनस ब्रैकेट में आई माइनस आई वन इंटू कितना? एस। अच्छा ये भी क्या हो गया? क्योंकि आई जी जीरो है, बराबर कितना? तो आई वन क्यू बराबर होगा आई माइनस आई वन इंटू कितना? समीकरण नंबर 1 में बी का क्या कर दो? भाग दे दो। क्या कर दो? भाग दे दो, डिवाइड कर दो। तो ए समीकरण डिवाइड बाई बी। देख भैया, हाँ ए क्या है? आई वन पी है कि ना है? बराबर क्या है? आई माइनस आई वन इंटू कितना? आर। यस और नो? डिवाइड करना है, बोलो यहाँ क्या है? आई वन क्यू, क्या है? और यहाँ क्या है? इंटू कितना? एस। आई वन से आई वन, आई माइनस आई वन से आई माइनस आई वन
क्या बच गया, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S, यही था, हो गया व्युत्पन्न, छाप लो दिलेरी के साथ, P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S, ठीक है ना। हाँ, अब भैया अब आपके सामने ये क्या व्यवस्था है, अगर आपके पास 3 प्रतिरोध पता हो तो एक प्रतिरोध निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे भाई, 3 पता हैं तो एक तो निकल आएगा, हाँ या ना, 3 पता हैं तो एक आ जाएगा, हाँ या ना, क्लियर है, चलो नोट कर लो।